अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। 8 फरवरी के इंतखाबात में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त रह गया है और देखने में ये आ रहा है कि कुछ सियासी जमातों के लिए आइन और कवानीन में कुछ नरमी बरती जा रही है और कुछ सियासी जमातें ऐसी भी हैं जिनके लिए आइन और कवानीन सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। ऐसा कहने वाले माहिरीन की भी राय है और ऐसा होता हुआ शायद किसी हद तक नज़र भी आ रहा है। नून लीग के केसेस एक के बाद एक ख़त्म होते जा रहे हैं या कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बकिया जमातों के, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरे फहरिस्त है, उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनके बानी चेयरमैन के गिर्द घेरा तंग करने की भी कोशिश की जा रही है। जहां तक इलेक्शन कैंपेन की बात है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके बाद बादल नखास्ता उन्हें इलेक्शन के पूल में शामिल तो कर दिया गया है, लेकिन ना तो वो इलेक्शन कैंपेन्स कर सकते हैं, ना कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं, ना जलसे कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के बायकॉट की बात कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो नजर करम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इलेक्शन में सर्वाइव करेगी, ये यकीनन देखने से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन खास तौर पर बल्ले का निशान लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो पीटीआई को दचका पहुंचा है, उसके बाद उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करने की जरूरत जरूर पेश आ रही है। लीगल टीम के हवाले से भी और उन केसेस के हवाले से भी जो कि इमरान खान साहब से जुड़े हैं, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसीज को ओवरव्यू किया होगा और ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो लीगल टीम है वो इन केसेस से किस तरीके से निपटती हुई नजर आएगी। आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसके ऊपर डिटेल में बात, और इस पर बात करने के लिए जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ना सिर्फ ये कि सीजन पॉलिटिशियन है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के उरूज व ज़वाल देखते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि प्रोग्राम में सर आप पहली मरतबा शामिल हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो लीगल एस्पेक्ट से हटकर ये जो इलेक्शन की बात की जा रही है, आपने कितने इलेक्शंस देखे, कंटेस्ट किए, सब कुछ होते हुए देखा, इन इलेक्शंस को जो 2024 में हो रहे हैं आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? थैंक यू सना, नाइस टू सी यू आफ्टर वाइल। देखिए, 3 इसके पहलू हैं। जो मौजूदा इलेक्शन है, ये दुनिया की तारीख का अपनी तर्ज का एक अनोखा इलेक्शन है। इस इलेक्शन को मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस भी कहा जा रहा है, इस इलेक्शन को पुलिस की भर्ती भी कहा जा रहा है, और इस इलेक्शन को इलेक्शन के अलावा बाकी सब कुछ कहा जा सकता है। और उसके जो पहला हवाला है वो ये है कि ये पहले दिन से शुरू करके जब से इलेक्शन का शेड्यूल आया हमसे वादे करता रहा, और अक्सर मीटिंग्स में मैंने पार्टी को लीड किया जब तक ये गौर बना नहीं था चेयरमैन, और उसके साथ ही फिर दूसरी टीम आ गई, उन्होंने भी करना शुरू किया। हमें वादे करते रहें कि जो ही हम शेड्यूल देंगे उसके साथ ही सारी पार्टियों को फ्री हैंड मिल जाएगा। लेकिन हम ये हैंड किया है, उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ हैंड किया है, दस्तूरी निज़ाम के साथ हैंड किया है इलेक्शन कमीशन ने, या जो उनके चाहने वाले जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उन सब ने मिल के। एक बात। दूसरा ये है कि फेयर प्ले क्या होता है। फेयर प्ले एक आसान बात ही है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, उनको बेवकूफ़ ना समझा जाए। उनकी आंखें खुली हैं, उनके दिमाग खुले, उनके जहन खुले, उनका शऊर जो इमरान खान का अता करदा अल्लाह के फजल से जो पाकिस्तानी कौम के पास है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसा शख्स उम्मीद पाकिस्तान बनाया जाए जिसके गुब्बारे की हवा 90 दिन के अंदर ही निकल गई है। 51 सीटों पे वो इलेक्शन में अपने बंदे नहीं खड़े कर सका। उससे पहले जो किंग्स पार्टी अव्वल बनाई गई थी वो 6-7 सीटों पे लड़ रही है। फेडरेशन में सबसे ज्यादा जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं उस पर सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं। दुनिया के इलेक्शन में जलसा होता है, रैली होती है, जुलूस होता है। इस इलेक्शन में छापा होता है, गिरफ्तारी होती है और रास्ता रोका जा रहा है। इसके बावजूद हमारा ये फैसला है कि हम इलेक्शन में रहेंगे और कोई ऐसी हम वॉक ओवर किसी को नहीं देंगे। और उसका सबब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के ये शऊर का इम्तहान है कि वो किस तरह से इन हालात के बावजूद भी खड़े हुए हैं और आगे चल के भी वो खड़े होंगे। इसलिए कि डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्लेबाज है इमरान खान, उसको बंद करके कैदी 804 बना दिया गया, बल्ला हमसे छीन लिया गया, पिच उखाड़ दी गई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी छापे हो रहे हैं, आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी लोगों को हरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद वो सारे जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों की तरफ हम उनके दरवाजे पे इंसाफ देंगे, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे, अल्लाह करे उनकी अपनी आंखें धुल जाएं ताकि उनको ये सारा मंजरनामा नजर आ सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब वोटर जो था पहले जब ये शुरू हुआ, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, जब ये शुरू हुआ सारा सिलसिला, तो उस वक्त हम अकेले थे, इमरान खान थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज पूरा पाकिस्तान
इस बात पे मुत्तफिक है और मुत्तहिद है और मुस्तैद है और खड़ा है कि पाकिस्तान की वोट को चोरी करने के लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है ताकि पिछले दरवाजे से किसी को लाके इक़्तिदार में बिठाया जा सके, और वो नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, आपने सर भी खुद हवाला दिया इंतखाबी निशान का। अब सर एक फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने फिर फैसला दे दिया, फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया। सर अब इसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लीगल टीम थी पीटीआई की वो सही तौर पर केस प्रेजेंट नहीं कर सकी। आप इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या इसमें सदाकत है? और दूसरा ये कि अगर इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है तो जो आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे इलेक्शन में तो उनको तो कोई भी हाईजैक कर सकता है, उसको पीटीआई कैसे कंट्रोल करेगी? दोनों का मैं चंद जुमलों में जवाब दे देता हूं। चंद पहले के लिए कि ये जो सागा हुआ ये क्या हुआ। बेसिकली पाकिस्तान में, मैं बाकी छोड़ दीजिए 176 पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम एक साइड पे रखें और अवामी नेशनल पार्टी, और मुझे खुशी है वो उनके बड़े जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेरे क्लाइंट्स रहे हुए हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि उनको मिला उनका लालटेन का निशान। लेकिन उनके ऊपर इल्जाम क्या था कि आपने इलेक्शन नहीं कराया। 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। 2 लाख रुपए जुर्माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करने की बजाय 2 दफा में कहा गया कि जाओ और इलेक्शन कराओ। कौम देख नहीं रही, को अंधा तो कोई नहीं है सिवाय उनके जो जिनकी आंखें सब्ज हैं और जिनकी दिमाग सब्ज हैं। एक दूसरा ये था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक गलत फैसला कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने नीचे से उड़ा दिया तो उसका मतलब ये था कि ये फैसला नॉन एस्ट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो पीछा करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दौड़ा हुआ गया। तो इसमें कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई सवाल नहीं था विद रिस्पेक्ट कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने को डिसाइड किया था। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक इदारा है जो उसके पीछे लगा हुआ है। तो इसमें इंसाफ के जितने भी पैमाने थे उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए था बल्ले का निशान। उसका मैं आखिरी जुमला इस नुक्ते पे ये कहता हूं कि जो लोग हैं उनके लिए एक इबाम पैदा किया गया है कि एक हल्के के अंदर बैंगन है, दूसरे अंदर के हल्के के अंदर जूता है, तीसरे के अंदर कोई ढोल है, तो ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन लोग सिर्फ एक बात की तरफ देख रहे हैं कि ये इमरान खान का जो भी कैंडिडेट होगा और उसका जो भी होगा निशान, उसको वो वोट देंगे। ये मरहला गुजर जाएगा, इंशाल्लाह इसमें हम जीतेंगे। अब आपने दूसरा कहा कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी जब आज़ाद उम्मीदवार, उसके लिए हमें आइन की ये किताब पढ़ी हुई है मेरे सामने, इसकी तरफ हम देखते हैं। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन के बाद जो आज़ाद यानी बगैर किसी पार्टी के डिसिप्लिन के और असेंबल के जो लोग लड़ के आते हैं, वो उनके पास इब्तदाई तौर पे 3 दिन होते हैं। 3 दिन के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी डिक्लेयर करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चौथे दिन वो पार्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो 2 साल बाद भी जाके लोग आज़ाद जो हैं वो शामिल हो जाते हैं और वो पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए इन 3 दिनों के अंदर अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 5 ऐवानों के अंदर इंशाल्लाह अक्सरियत लेगी और 5 ऐवानों के अंदर 2 काम किए जा सकते हैं। जो पार्टी होती है उसकी तरफ से जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जिसने सीएम बनना है या पीएम बनना है, उसको नामजद किया जा सकता है। और वो पार्टी होती है पार्लिमानी पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी होगी। और पार्लियामेंट्री पार्टी कोएलिशन की भी हो सकती है, उसमें 5-6 पार्टियां मिलकर, जिस तरह 14 पार्टियों ने मिलकर शोबाज को बिठाया था पीछे, रिजीम चेंज जो डोनाल्ड लू को आप बचाने की कोशिश हो रही है जिसमें से। तो ये उसका दूसरा पहलू। और आखिरी इसका जो पहलू है वो ये है कि लोगों को हांका नहीं जा सकता। जो लोग खड़े हैं वो खड़े हैं। सारी कौम को पता है कि किसके टिकट पे लड़ रहे हैं, सारी कौम को पता है किसने इनको नोटिफाई किया, सारी कौम को पता है। उनमें से जो लोटा बनेगा उसकी बाकी जिंदगी वो घर से नहीं निकल सकेगा। इसलिए कि शदीद पब्लिक रिएक्शन होगा, क्योंकि एक इतने बड़े इम्तहान से गुजरने के बाद जिसको कोई वोट दे के जिताएगा उसके खिलाफ अनइमेजिनेबल सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाएंगे, मुल्क के लिए भी और मुल्क में जो मुआशी इस्तेकाम है उसके लिए भी। ठीक। अच्छा सर, एक बड़ा दिलचस्प सर्वे आया है अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग का, उन्होंने 2 हवाले दिए, मैं चाहूँगी आप भी उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। सर एक तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की वो भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की भी, वो दोनों की दोनों कम थी। और नवाज शरीफ साहब के दौर की जो पॉलिसीज़ थी वो बेहतर इकोनॉमी पॉलिसीज़ के हवाले से उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अगर मकबूलियत को देखें तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के ऊपर सबकत ले जाते हैं। तो आपके ख्याल में बात 2 अलग अलग डायरेक्शंस में की गई है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कमज़ोर पीटीआई की गवर्नमेंट को करार दिया गया है, लेकिन मकबूलियत में अभी भी एज अ लीडर खान साहब आ गए। तो आपके ख्याल में क्या वाकई जो वोटर है वो इकोनॉमी के बजाय मकबूलियत को तरजीह देगा इस मरतबा?
देखिए इलेक्शन जो है ना अमेरिका के अंदर भी कहते हैं स्विंग स्टेट्स, एक स्विंग आती है, एक वेव आती है और बिल्कुल। एक लहर आती है, जी और जी। वो लहर इमरान खान के साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। एक बात। दूसरा, ब्लूमबर्ग ने अगर ये कहा है, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा कि ब्लूमबर्ग ऐसा भी कह सकता है। ब्लूमबर्ग, आई एम एड्रेसिंग यू राइट नाउ। कोविड-19 में तुम्हारे सदर ने क्या किया, मेरे इमरान ने क्या किया? कोविड-19 में तुमने किस तरह से हैंडलिंग की, पाकिस्तान ने किस तरह से हैंडलिंग की? कोविड-19 में क्या तुम इतने पैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से दे सके अपने अमेरिकन को जो सड़कों के ऊपर सोते हैं या जिनके पास घर नहीं है या जिनके जो बीमार हो गए थे? नहीं दे सके, हमने दिए। तो WHO किसका स्पॉन्सर्ड शुदा इदारा है? वो वेस्ट का स्पॉन्सर्ड शुदा इदारा है। उस इदारे ने क्या कहा? द बेस्ट हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 वाज डन बाय इमरान खान, नन अदर। सो करेक्ट योरसेल्फ मिस्टर ब्लूमबर्ग और हूसोएवर इज रनिंग द ब्लूमबर्ग। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को अगर आपने देखना है और इन तीन जिस तरह से हवाले आपने दिए उनसे देना है, तो जो एक उम्मीद पाकिस्तान जिसको बना के गुब्बारे में हवा भरी गई थी और वो निकल गई है, वो उसको ही आप कंपेटिटर समझ लें अगर मेन, कि जो इस वक्त आई कर रहा है इक्तदार को, तो आप देख लें उनके पास पाकिस्तान को संवारने के लिए 35 साल थे। 35 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। वो तो ब्रिगेडियर क्यूम के जमाने में, और वो किस दौर के वो वजीर खजाना बने हुए थे, और आज तक वो इक्तदार में कहते हैं हम संवार देंगे। इमरान के पास 76 साल में से 3.5 साल थे, और अभी 21 महीने हो गए जो पीडीएम की हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत की एक्सटेंशन की आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, उन्होंने बर्बादी निकाल के रख दी है। इसलिए ये बड़ा मुतासिब किस्म का मुझे लगा अगर ऐसा कोई किसी लेकिन ने चले दिया मकबूलियत में तो सर उन्होंने वही बात की है जो कि अवामी राय भी यहाँ पर है। लेकिन सर अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि सर पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनके केसेस ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन भी उनको कंटेस्ट नहीं करने चाहिए। ओवरऑल तो खैर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हुई, लेकिन आखिर में खैर कई कुछ ऐसे लीडरान थे जिनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए। तो एक तो ये कि जो बानी चेयरमैन हैं उनका सियासी मुस्तकबिल, आप खुद भी उनके केसेस देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कोई आसानी पैदा हो सकती है, या फिर अब अगले कुछ तवील अरसे तक उनको जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा? और दूसरा ये कि पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए क्या बैरिस्टर गौहर साहब ज़्यादा बेहतर शख्सियत हैं या किसी सियासी शख्सियत को इसमें आगे आना चाहिए? देखिए, 3 हिस्से हो गए आपके सवाल के। पहले जो ये निज़ाम है ये अबूरी है, इसमें कोई भी हो, जो पार्टी के चेयरमैन है तायात वो इमरान खान है, हिदायत इमरान खान की हैं, एजेंडा इमरान खान का है, टिकट इमरान खान ने दिए हैं, और लीडर इमरान खान है। पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा आप उठा के देख लें कि वो इमरान खान को लीडर के तौर पे देखते हैं। एक बात ये होगी। दूसरा ये कि उनके मुकदमात के नंबर से क्या होता है कि जी 188 उनके मुकदमात हो गए, 188 उनके या 200 उनके खिलाफ मुकदमात हो गए। मुकदमात में है क्या? जिन्होंने गाड़ियां ली, जिनकी बेटियों के घरों से जाके BMWs और मर्क्स बरामद हुई हैं, गाड़ियां जो ले ही नहीं सकते आप, वो तो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ इंडियन एक शॉप के अंदर काम करने वाले बंदे को ढूंढ के लाया गया कि आओ तुम जरा गवाही दे दो, वो भी गवाही कोई किसी काम नहीं आ सकी। उसके खिलाफ जो जितने भी केसेस हैं वो केसेस नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन है, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है। वो मजबूर हैं जो बेचारे खड़े हुए हैं, वो मजबूर हैं बेचारे जिन्होंने बनाए हैं, वो मजबूर हैं बेचारे जो इनको चला रहे हैं। जो ये माहौल बदलेगा, निजाम बदलेगा, ये हवा में उड़ जाएंगे सारे। दूसरा पहलू इसका। तीसरा, आपने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है क्रेडिबिलिटी के ऊपर इलेक्शन में। अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 7 यूनिट्स हैं वफाक के इस वक्त, 4 उसके सूबे हो गए, एक उसका GB हो गया, एक उसका AJK हो गया, एक उसका ICT हो गया, 7 यूनिट्स के अंदर जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करता है, आप उसको निकाल के कहते हैं हम फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218(3) में। कौन मानेगा आपकी बात? एक। अब इसका दूसरा सना पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सदर के पास ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 51 के जरिए से कि वो किसी को रेस्पाइट दे सकते हैं, किसी की सजा को वो ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है आर्टिकल 50 के अंदर वो डिफाइंड है। आर्टिकल 50 में पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उसका दूसरा हिस्सा जो है, ये मैं नीचे से बोल रहा हूँ, उसका दूसरा हिस्सा नेशनल असेंबली है, और उसका जो आखिरी हिस्सा है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, वो है सदर पाकिस्तान। तो इस वक्त 2 हिस्से मौजूद हैं। कौमी असेंबली मौजूद नहीं है, लेकिन सेनेट है और सदर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में उनको सजा रिस्पाइट करनी चाहिए, इमरान खान को मौका देना चाहिए, इमरान को मैदान में शिकस्त ला के आप शिकस्त दे के मुझे बता दें कि आप बड़े पॉपुलर हैं और आप उम्मीद पाकिस्तान हैं।
आप तो उम्मीद पाकिस्तान छोड़ दें, आप तो वो हैं जिन्होंने मूलियां, गाजर और बैंगन ढूंढे हैं पाकिस्तान के लोगों की तौहीन करने के लिए, उनके वोट की शऊर की तौहीन करने के लिए, और आपको शर्म नहीं आई ये सारा करते हुए। और ये सारा कुछ जो करवा रहा है वो वही है जिसको लंदन प्लान के जरिए से वापस लाया गया। और कौन करवाता है? सर इसका सर कथा कलामी की माजरत नहीं सर, मैं इसी में वो ये है सर, मैं इसी में कोर्ट फौरी तौर पे वो केसेस जिनके जरिए से इमरान खान की रिहाई हो सकती है उनको सुने। ये प्रायोरिटी है। 25 करोड़ लोगों को 5 साल में एक दफा एक पर्ची के जरिए से ये फैसला करना है कि उनके मुकद्दर किसी, और उनकी जो मुकद्दस वोट है वो किसी सांप के मुंह में जाएगी जहां से फिर जहर बनेगा और वो काटेगा लोगों को, या किसी सीप के मुंह में जाएगी जहां से सदफ निकलेगी, जहां से मोती बरामद होगा। और इस मुल्क के लोग बदकिस्मत नहीं है, ये अगर सही जगह पर्ची जाती है तो मोती होंगे, और अगर गलत जगह जाती है तो सांप होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया, आपने कहा कि सदर मुमलिकत के पास आइन में लिखा है कि ये इख्तियार है कि वो सज़ा ख़त्म कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर इससे पहले बात नहीं की गई। सर, क्या ये मैसेज कन्वे करने की सदर मुमलिकत को कोशिश नहीं की गई है, या अभी वेट किया जा रहा है कि ये केसेस अपने किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचे और उसके बाद ये उनसे रिक्वेस्ट की जाए? मैं किसी और बहस में नहीं पढ़ता। दिस इज द टाइम, जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो यूज हो सकती हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फैसला हुआ है। एबटाबाद का एक केस था, उसमें 2 मौलवी हजरात जनाजे पे लड़ पड़े, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, और जो पार्डन उसमें डिस्कस हुई है। और इंसिडेंटली मैं उस मुकदमे में एक फरीक का वकील था, और वो फरीक वो था जो ये कहता था कि सदर की पावर्स अनफेटर्ड है, यानी उनके साथ कोई हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती कि वज़ीर आज़म मानेगा या नहीं मानेंगे, कैबिनेट उसको तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। सदर मीन्स सरबराह मुमलकत, सदर मीन्स आर्मी का हेड, सदर मीन्स फादर ऑफ द नेशन। ये कुछ छोटा सा होता नहीं है। और ये पावर जो है उसके ऊपर आप जिससे मर्जी पूछ लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है इसके लिए अनफेटर्ड, यानी इसके दरमियान और सदर के, इस पावर के दरमियान और सदर के दरमियान किसी तरह से भी कोई पाबंदी नहीं खड़ी की जा सकती, कोई दीवार चीन नहीं लगाई जा सकती, और ना ही सदर को रोका जा सकता। एक पहलू। दूसरा पहलू यह, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कहता कि एक पार्टी को इतनी ज्यादतियां उसके साथ हो गई हैं, ये तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा। 2 तरह से आ सकता है। मैं जो आपको मशवरा देता हूँ इलेक्शन कमीशन, वो ये है कि आप अपना फर्ज अदा करके ये जो तनख्वाहें, ये मराहत, ये पेंशनें डबल, ये गाड़ियां, ये अरबों रुपए, 1 खरब का आज किसी ने छापा हुआ था कि ये इलेक्शन पड़ेगा कौम को, ये 1 खरब खर्च करके हम क्या सदफ लाएंगे, मोती लाएंगे या जहराब लाएंगे? ये आपके पास इख्तियार है। आप इमरान खान को कहें कि गवर्नमेंट से कहें कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करे, ताकि इमरान खान अपनी कैंपेन, 2 हफ्ते की तो बात है, लोगों को पैरोल पे आपने छोड़ा हुआ है। ये कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जिसका कोई ना कोई बंदा पैरोल पे ना गया हो। कराची में तो पैरोल वाले 4000 तक पहुंच गए थे एक दौर में। तो इसलिए वो एक खास पार्टी थी, एक थी, दूसरा कोई नहीं था। मैंने वजाहत कर दिया, साथ राइडर लगा दिया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो, ये सारा कुछ आपने कर लिया, ये हम सारा भूलने के लिए तैयार है। इमरान खान को आप छोड़ें, आप आ जाए मैदान में, कप्तान आएगा और आप अपना वो जिमखाने वाला उसको भी ले आइएगा कप्तान को, लोगों को पता लगेगा कि बल्ला किसका चलता है और बॉलिंग किसकी चलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू। डॉक्टर बाबर अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, और जो लीगैलिटीज़ इसमें मौजूद हैं, खासतौर पर बानी चेयरमैन के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, उसको भी उन्होंने बड़ी हद तक क्लैरिफाई किया। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद सियासी तौर पर बाकी जो ओपोनेंट जमातें हैं वो किस तरीके से अपनी भरपूर कैंपेन ज़ाया कर भी रही हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर सियासी तजिए जानेंगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मारूफ जरीदा ब्लूमबर्ग बड़ी दिलचस्प सर्वे सामने लेकर आता है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब यानी कि नून लीग के कायद इकनॉमिक पॉलिसीज़ में 2013 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2018 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन साथ में अगली ही सांस में वो ये भी कह देते हैं कि इस वक्त अगर मकबूल तरीन सियासतदान की बात करें तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब से कहीं आगे नज़र आते हैं। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है
कि इस पूरे सिनेरियो में जहां पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से चलनी चाहिए, एक बहुत ही मुबहम सा अंदाज नजर आता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी जोशो जज्बे के साथ सियासी तौर पर न तो मैदान में है और ना ही उनके इंतखाबी मंशूर सही मायनों में अवाम को अजबर हुए हैं। लेकिन ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि हाफ हार्टेडली सही, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में कदम रख चुकी हैं और सबकी नजरें सिर्फ एक ही सियासी जमात पर हैं और वो है मुस्लिम लीग नून। और उनके बारे में राय यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इस ही जमात को दी जा रही है। लेकिन क्या ये सियासी जमात तमाम तर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरेगी? ये वही जमात है जो बहुत कम ही ऐसा करती है कि इंतखाबात से पहले किसी जमात से हाथ मिलाए। मगर इस मरतबा एक बिल्कुल अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। न सिर्फ ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बल्कि ऐसी ही कई जमातों और ग्रुप से मुलाकातें करने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने बड़े सियासी कद काट के कायदीन की भी कुर्बानी दे दी, सिर्फ इसलिए कि उसको दीगर इत्तेहादियों की ज़रूरत थी। इतनी कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन के ऊपर आखिर मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में क्यों उतर रही है? नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद भी क्या यही नून लीग बैकफुट पर नजर आती है? इसी के ऊपर जरा डिटेल में के लिए सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं, एडिटर इंडिपेंडेंट उर्दू हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी नवाजे सर कीमती वक्त के लिए। सर पहले ये फरमाइएगा कि वैसे तो बड़े सर्वेज आते रहते हैं, लेकिन अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने दो अलग अलग बातें की हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 2008 से 13 का भी हवाला दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हवाला दिया, लेकिन क्रेडिट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और कामयाब पॉलिसीज़ का उन्होंने जो दिया वो नवाज शरीफ साहब को दिया। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जी मकबूलियत में इमरान खान साहब ने मियाँ साहब को पीछे छोड़ दिया। तो अब इसमें कंपैरिजन करना अवाम के लिए मुश्किल नहीं हो गया कि आखिर इकोनॉमी को तरजीह दी जाए या मकबूलियत को तरजीह दी जाए? सना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मेरे ख्याल में यकीनन एक आम वोटर के लिए ये एक बड़ा मुश्किल सवाल होगा कि वो 8 फरवरी को किस जमात को तरजीह दे। जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग नवाज की, आपने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से उसको लोग पसंद करते हैं और वही एजेंडा लेकर इस वक्त अगर आप सियासी जलसे भी उनके देखें, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने तरक्याती काम है और इकोनॉमी है उनको याद दिलाते रहते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये उस वक्त के हालात थे। उस वक्त हालात, माशी हालात कुछ और थे। अब माशी हालात जो हैं, जब से कोरोना आया, फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल एक फिनोमेना इन्फ्लेशन का आया और उसके बाद सारी दुनिया में सारी मईशतों को बड़ा सख्त धचका लगा। इन्फ्लेशन का अगर आप बरतानिया देखें, अमेरिका देखें, हर जगह महंगाई आई है। तो वो फिनोमेना जो है उसने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा है। अब माजी की बातें करने से ज्यादा जो वोटर है मेरा ख्याल है वो ज्यादा क्लियर माइंडेड उस वक्त होगा अगर हम या ये मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है वो ये बताए कि अब मईशत को वापस ट्रैक पर कैसे लेकर आना है। उसके लिए 5 साल का उनका रोड मैप क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ दावे हैं कि हम बिजली के बिल सस्ते कर देंगे और हम महंगाई पर काबू पा लेंगे, लेकिन कंक्रीट कोई स्टेप्स नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आपने पीटीआई की बात की। पीटीआई को एक मेरा ख्याल है विक्टिम कार्ड जरूर मिला हुआ है। जो भी 9 मई के बाद उसके साथ और उनके रहनुमाओं के साथ और इस इलेक्शन कैंपेन में अब तक हुआ है, उसकी वजह से हमदर्दियां मेरा ख्याल में अभी भी लोगों के साथ हैं और वो यही देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालें और जो अहम फैसले हारून साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन मुझे एक सवाल की इजाजत है। आपने कहा कि एक सिंपैथी कार्ड जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, लेकिन सर ये भी तो दुरुस्त है ना कि तकरीबन जो 35 साल की उम्र तक का वोटर है उसके बारे में सर्वेज ये कहते हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ माजी के इलेक्शन में वोटर निकलता नहीं है। पिछले इलेक्शन में गालिबन 30 से 35% के करीब वोट डले थे। तो क्या आपको लगता है कि इस मरतबा वो वोटर जो कि पीटीआई से एफिलिएटेड है वो निकल सकेगा, वो यूथ वोटर जिसकी असल स्ट्रेस इस वक्त नून लीग को है कि आया वो वोट बैंक कहीं पीटीआई को ना चला जाए? देखें, अगर तो पीटीआई के अभी फिलहाल जो हालात हैं उसमें तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन भी नहीं रन कर पा रहे। उनकी तरफ से यही शिकायत सामने आ रही हैं कि वो सोशल मीडिया पर ही इक्तफा करेंगे अपनी कैंपेन चलाने का ज्यादातर, और बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। अगर तो यही हालात वोटर्स के लिए भी कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो एक काबिल तशवीश बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी जितनी भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से, हामियों से बात होती है, वो काफी कमिटेड नजर आते हैं कि वो निकल कर उस दिन वोट देंगे।
और अब तक की कैंपेन और इस इलेक्शन कैंपेन की मेरा ख्याल में एक जो सबसे मुस्बत बात यही है कि जो भी सियासी फरीक है, किसी ने बायकॉट की बात नहीं की है। हम्म। माज़ी में हम देखते रहे हैं, खुद इमरान खान साहब की पार्टी एक आध मर्तबा बायकॉट कर चुकी है। तो कोई जमात बायकॉट के लिए तैयार नहीं है। हर कोई जिस तरह के भी हालात हैं, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। और 8 फरवरी को मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं कमिटेड, वो ज़रूर निकलेंगे अगर उनको फ्री एंड फेयर तरीके से वोट डालने की इजाज़त दी गई। अच्छा, लेकिन इस मर्तबा से पॉलिसी में जो तब्दीली आ रही है वो आईपीपी से भी मिल रहे हैं, काफ लीग से भी मिले, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे टर्न कर गए और फिर दूसरी जमात से हाथ मिला लिया। काफ लीग वाले खुद मुंह देखते रह गए। एमक्यूएम के साथ भी बातचीत हो रही है। क्या आपको लगता है कि नून लीग भी थोड़ी सी डायनामिक्स पॉलिटिक्स उसकी बदली है? पहले तो वो इतनी जल्दी नहीं करते थे हाथ मिलाने में, लेकिन इस मर्तबा वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है वो किसी तरह प्रिजर्व करें। ये पीपल्स पार्टी किस कॉन्टेक्स्ट में फिर बार बार ये थ्रेट कर रही है कि सर इस मर्तबा हम वजीर आजम पंजाब से नहीं बनने देंगे या वो नहीं बनेगा? फिर ग्राउंड रियलिटी पीपल्स पार्टी की भी क्या है अगर इस कंपैरिजन में देखा जाए? देखें, जो इस वक़्त सिनेरियो नज़र आ रहा है, हालाँकि कोई भी इलेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है और फिर सियासत में प्रेडिक्शंस जो हैं अक्सर गलत ही साबित होती हैं। लेकिन जो इस वक़्त के हालात को अब अगर आप देखते हुए एक असेसमेंट करें तो उसमें नज़र यही आता है कि शायद कोई एक बड़ी पार्टी निकल कर सामने ना आए जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर सके या अकेले अपने बलबूते पे वो हुकूमत बना सकें। ये अभी से मेरा ख़्याल में ग्राउंड हमवार कर रहे हैं, ज़मीन हमवार कर रहे हैं हम्म। और आगे चल के इलेक्शन के बाद ही पता चल सकेगा कि आया इन इन इनके दरमियान हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर ही हुकूमत बना लें, जिस तरह सर ये हो पीडीएम में सकता उन्होंने है? चलाई। मतलब आपको लग रहा है कि हो यही पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ भी खड़े हो सकते हैं? देखें, बिलावल की अगर आप तेवर अभी देखें और जिस तरह वो पीडीएम के फैसलों और हुकूमत पे और शहबाज तनकीद शरीफ पे कर रहे हैं। तनकीद कर रहे हैं, हम्म। वो मुझे लग रहा है कि वो एक कैलकुलेटेड मूव है उनकी इलेक्शन में अपने वोट हासिल करने के लिए और हम्म। वोटरों को लुभाने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि आज वफाकी काबीना की तरफ से फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है इलेक्शन में, तो एक तो ये कि इलेक्शन के लिहाज से आपको क्या लगता है प्रिडिक्ट करना कि सिचुएशन कैसी होगी, क्योंकि इसको पहले ही इतना मुतनाज़ बना चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। नून लीग को प्राइम मिनिस्टरशिप दी जा रही है, हुकूमत दी जा रही है, एक हंग पार्लियामेंट होगी, मतलब जितना मुंह उतनी बातें। तो आपके ख्याल में फौज की तैनाती से क्या इस सिचुएशन को कुछ बेहतर कर सकेंगे और खुद इलेक्शन कमीशन क्या इसको कंट्रोवर्शियल होने से बचा सकेगा? देखें, मेरा तो जहाँ तक ख़्याल है फ़ौज का जो रोल है इलेक्शंस में वो सिक्योरिटी की हद तक ही होना चाहिए और उसी के लिए उन्होंने इंश्योर करने के लिए कि उस दिन सिक्योरिटी हालात काबू में रहें और वोटर जो है वो खुलकर जाकर वोट डाल सके। तो मकसद तो यही बुनियादी होना चाहिए और जो ज़ाब्ता-ए अख़लाक और जो तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लिए जारी किया है, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर होंगे। तो उससे एक तरह से सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देने की वोटरों को शायद हुकूमत की तरफ से ये कोशिश है। हम्म। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? फ़ौज क्या पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी तैनात होगी? अ, फिर जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि गिनती में और जब वोट हम्म। रिज़ल्ट टैली होते हैं तो उसमें शायद धांधली का कोई इम्कान हो। तो अगर उसमें रोल इनका कोई इस तरह का नज़र आया या इल्ज़ामात लगे तो फिर इलेक्शंस पे एक दफ़ा फिर धांधली का स्याह धब्बा लग जाएगा। तो हम्म। उससे मेरा ख़्याल में खुद सिक्योरिटी फ़ोर्सेस बचने की बहुत-बहुत कोशिश करेंगी। बिल्कुल ठीक। और जो मैनेuvरिंग है वो अभी से पहले से ही मेरा ख़्याल में 70-80% तय हो जाती है। इलेक्शन वाले दिन तो मेरा ख़्याल में 20-25% काम रह जाता है जो फिर हम्म। उस दिन ही हो सकता है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट हुई है उसका कोई पॉलिटिकल होना चाहिए। वो ठीक। सिक्योरिटी सिर्फ़ सिक्योरिटी उसका पर्पज़ होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इंडिपेंडेंट साथ मौजूद थे। यकीनन सियासी जमातें भी ये चाहेंगी, अवाम भी ये चाहेंगे और इदारे भी ये चाहेंगे कि जो इलेक्शन 2024 में होना है, जितना मुश्किल इलेक्शन इसको सियासी जमातों और अवाम की तरफ से करार दिया जा रहा है, ये उतना आसान साबित हो सके और सबसे बढ़कर ये कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो, शफ़ाफ़ इंतखाबात हों और यकीनन अवाम की हक़ राय दही जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी मुनासबत से इक़्तिदार में सियासत
सियासतदान और सियासी जमातें आए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भरपूर कैंपेन कर रही है। आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की और उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का यादा किया कि अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो सियासी इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। इसी के ऊपर मज़ीद डिटेल में पीपल्स पार्टी का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी तज्ज़िये अपनी जगह, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने सबसे पहले, जब इलेक्शन की तारीख के हवाले से भी इबहम पाया जाता था, न सिर्फ इलेक्शन कैंपेन शुरू की बल्कि बबांगे दहल ये करने की भी कोशिश की कि अपना सियासी एजेंडा, उसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत और इससे बढ़कर ये कि इंतखाबी बयानिया क्या होना चाहिए, उसकी बुनियाद सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी और तवातुर के साथ मुल्क भर में अपने जलसे करने का क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। अगली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? वज़ीर आज़म बनने की बात तो दोनों बड़ी जमातों की तरफ से की जा रही है, लेकिन खास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी की सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चूट साहब, जो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इसमें अपना कीमती वक्त हमें दिया है। मंजूर साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि अपने एक हैक्टिक स्केड्यूल में से आपने वक्त निकाला है। सर, आज भी बिलावल साहब ने जब जलसा किया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनता हूं तो ना मैं किसी को सियासी कैदी बनाऊंगा और ना ही किसी से सियासी इंतकाम लूंगा। सर, ये जो पॉलिटिकल जेस्चर है ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में नजर नहीं आता। बिलावल साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। तो क्या इसको एड्रेस किया जाना चाहिए और अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला यही चल रहा है कि जो जब भी कोई एक पार्टी इक़्तिदार को आती है वो दूसरों को उठाकर जेल में डाल देती है, वो दूसरी आती है तो वो पहलों को उठाकर जेल में डाल देती है। अब आपको याद होगा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने 2008 से 13 तक कोई सियासी कैदी नहीं था और किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ कितने बड़े बड़े जुल्म हुए, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कोई इंतकाम नहीं लिया। तो हम ये समझते हैं कि जब तक, जो बिलावल साहब कहते हैं ना कि ये पुराने सियासतदान रिटायर हो जाएं, उनका मतलब ये है कि जिनका माइंड सेट ये है कि वो नफरत और तकसीम की सियासत से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है? तो आज भी हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन का तारीख की डिमांड की, शेड्यूल का सबसे पहले डिमांड किया, अपना मैनिफेस्टो दिया, वजीर आजम का जो कैंडिडेट अनाउंस किया, फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये सारी चीजें करके तो फिर आगे बढ़े हैं। अच्छा सर, एक दो सवाल और हैं जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि एक तो ये कि जो वज़ीर आज़म बनने की बात पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है, सर ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है या बाकी जो इत्तेहादियों को मिलाने की एक कोशिश है नून लीग की तरफ से, वही स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी भी इख्तियार करेगी? पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन में किसी के साथ अलायंस में नहीं है जी, और हम समझते हैं कि हमें इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहिए और बाद में देखना चाहिए कि क्या है, किसके साथ अलायंस हो सकता है और किसके साथ नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने की बात, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ होगा तभी तो इतनी बड़ी बात की जा रही है ना कि इस मर्तबा पंजाब से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा कि नहीं बनने देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा। अब सवाल ये है जी, कि उसकी मैं फैक्ट्स आपको बताऊं। जी जी, 50 के करीब सीटें प्लस माइनस हम सिंध से लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वो सेंट्रल साउथ पंजाब से 48 सीट्स हैं। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि 24-25 हम वहां से जीत रहे हैं। ठीक, 50 का टारगेट हमने टोटल उनको मिलाकर 25 सीटें हम 100 में से सेंट्रल पंजाब में टारगेट करके बैठे हैं। हम टारगेटेड काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और उस पार्टी के सीटें ले रहे हैं, हम बलूचिस्तान से सीटें ले रहे हैं। तो फिर इस तरह से हम जो है वो जो ही पीपल्स पार्टी जाती है 80 से ऊपर जाती है या 100 के पास जाती है तो फिर गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी बनाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा रहा है इलेक्शन कमीशन, ये सर अगर आरटीएस और मैग्नेटिक इंक की तरह हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा? 2013 और 2018 आपको याद है कैसे आप माइनस हुए थे और आपकी जमात माइनस हुई थी? नहीं, देखिए, फिर तो ये मैं आज भी एक प्रोग्राम में कहा है कि इस इलेक्शन का फैसला 8 फरवरी को नहीं होना, 9 फरवरी को होना है। कि अगर ये धांधली होती है तो 9 फरवरी को रिएक्शन क्या आता है। अच्छा जी,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। बड़े प्रिसाइज होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उन्होंने दिया कि 9 फरवरी को यकीनन जो नताइज आएंगे वो ये फ़ैसला करेंगे कि आया अवामी राय मुंतखब हुई है या फिर ये कि इदारों और सियासी जमातों के बाहमी गठजोड़ से हुकूमत बनाई गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात की ज़रूर जाती है, लेकिन ये साबित भी करना होगा इलेक्शन कमीशन को कि इस मरतबा साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। और ये एक बड़ा इम्तिहान इलेक्शन कमीशन के लिए भी है और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी को इतनी ही ट्रांसपेरेंट रखें जितनी कि अवामी तवक्को है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।